नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट पर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपन अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? फर्स्ट चैप्टर तो यहाँ पे जो अपन ने लिया था दृढ़ पिंड गति की, क्या? दृढ़ पिंड गति की, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर अपन ये कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर अपन ने यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी लिया था, स्थिर वैद्युतिकी, और अपन अभी तक 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल चैप्टर 10 है, 2 कंप्लीट कर चुके हैं, 8 बचे हैं, एक अभी भी चल रहा है, ये स्टार्ट कर दिया एक। टोटल पेंडिंग चैप्टर 7 है। तो ये जो 7 चैप्टर है मैं बता दूं, मार्च में भी कब तक? 15 मार्च के अप्रोक्स में कंप्लीट करवा दूंगा और आपको अपने स्तर पर छोड़ दूंगा कि अब आप अपनी तैयारी कर सकते हो। क्यों? मैंने अपना सिलेबस 15 मार्च तक कंप्लीट कराना है, जो मैं आपको करवा दूंगा, ऐसा मेरा कहना है। हो सकता है 15 मार्च से पहले 11 मार्च को ही हो जाए, या हो सकता है 20 मार्च को होए, या 21 भी जा सकता है। एक अप्रोक्स अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मार्च। इसका मतलब ये नहीं कि 15 को ही हो जाएगा, एक अप्रोक्स आपको आइडिया मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज अपन जो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि विद्युत धारा चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या? धारा, करंट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये करंट और धारा क्या है? करंट या धारा क्या है? तो देखो, कोई बैटरी है और ये है बैटरी। इस बैटरी के दोनों सिरों को जब किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, किससे? इस बैटरी के दोनों सिरों को जब किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो इस चालक तार के अंतर्गत क्या प्रवाहित होगा? आवेश प्रवाहित होगा। क्या होगा? आवेश प्रवाहित होगा। अब सर, आवेश तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और ये जो दोनों आवेश है ये दोनों ही प्रवाहित होंगे और एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे होंगे? एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे, ठीक है। और जब ये आवेश इस चालक तार में प्रवाहित होंगे तो इसके प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होगी? इस तार के अंतर्गत धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? धारा, करंट। और उसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे, जब किसी चालक तार को जब किसी चालक तार को कोई चालक तार है, उसको आप जब किसी चालक तार को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है जब किसी चालक तार को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है तो तार के अंदर क्या, यहां पे लिखना कि तार में आवेश प्रवाहित होता है। क्या होता है? आवेश प्रवाहित होता है। और इस आवेश प्रवाह के कारण क्या, ये इस पॉइंट पे फोकस करना कि इस आवेश प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होती है? तार में धारा। क्या? तार में धारा उत्पन्न होती है। ओके, क्लियर? अब यहां पे धारा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो धारा की परिभाषा हो जाएगी आवेश की प्रवाह की दर को। क्या? आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो यहां पे धारा की परिभाषा लिख लो कि आवेश के प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह
के दर को धारा कहते हैं। ओके, अब यहां पे देखना कि हमारे पास t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन टी, यानी आवेश बटा में समय, आवेश बटा में आवेश को प्रवाह में लगा समय। ओके, तो इस तरह धारा की जो परिभाषा और सूत्र है वो आपके सामने यहां पर आ चुका है। अब देखना, ये जो धारा है इसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पे अर्जित करते हैं। तो पहली जो जानकारी है, धारा यानी करंट और चार्ज अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, चलिए इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूं तो जो करंट है, धारा है, ये कैसी राशि है, तो ये जो धारा है यह एक अदिश राशि है। कैसी, अदिश राशि। सर ये अदिश राशि क्यों है, ये अदिश राशि इसीलिए है क्योंकि यह सदिश के योग का पालन नहीं करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे कि जो धारा होती है वह ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है या प्रवाहित होती है। तो लिखिए कि धारा, करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, प्रवाहित होती है, बहती है। ठीक है, जो धारा होती है वह धारा ऋणात्मक, मैं नेगेटिव लिख रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ओके, विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो किसकी दिशा में, किसके समांतर या किसके समान दिशा में, तो जो धारा है वह है पॉजिटिव चार्ज आवेश की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित। अब देखो इसको मैं समझाता हूं कि हमारे पास ये चालक तार है, ये क्या है, चालक तार। इस चालक तार के अंतर्गत कोई Q आवेश यहां प्रवाहित हो रहा है, और कौन सा Q आवेश, तो नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो हमारा जो करंट होगा वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। तो हमारा करंट इस तरफ प्रवाहित होगा, और ये जो दिशा है, इस तरफ जिस तरफ करंट प्रवाहित हो रहा है उस तरफ कौन सा चार्ज प्रवाहित होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रवाहित होता है। यानी जो धारा है वह पॉजिटिव चार्ज की तो दिशा में और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे कि जो धारा होती है, क्या जो धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक में मैं सबसे पहले बात करूंगा एसआई मात्रक। ओके, एसआई मात्रक ध्यान रखना इसका, कूलॉम जो होता है हमारे पास, कूलॉम बटा में समय यहाँ पे इसका मात्रक होता है, और इसे आप लोगों को पता होगा एम्पियर हम कहते हैं। क्या, एम्पियर, ऐसे इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास धारा का मात्रक। अब देखिए आगे चलते हैं, एक बार अच्छे से नोट करते, देखिए नोट साथ में बनाते हुए चलना और नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो यहाँ तो हो गई धारा की कुछ इंट्रोडक्शन वाली बात। अब आगे इस चैप्टर की शुरुआत मैं करूँगा, लेकिन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हम लेते हैं जो कि सिलेबस में भी है और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी भी है। तो ओम के नियमानुसार क्या, ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ओम का नियम है उसके अनुसार जो प्रतिरोध होता है, क्या,
प्रतिरोध, उसके बारे में आप लोगों ने 100% यहाँ पे जानकारी अर्जित करी होगी। ओम के नियम अनुसार जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है वह बराबर होता है विभव बटा पोटेंशियल अपॉन करंट, यानी विभव बटा धारा। प्रतिरोध को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, और जो रेसिस्टेंस होता है वो इज इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल अपॉन करंट, पोटेंशियल अपॉन करंट। ठीक है, यानी प्रतिरोध बराबर विभव बटा धारा होता है। अब यहां से आप धारा का फॉर्मूला निकाल सकते हो कि धारा बराबर क्या हो जाएगा, विभव इंटू प्रतिरोध, यानी पोटेंशियल इंटू रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। अब जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, इसके संयोजन की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होते हैं उसके दो प्रकार के संयोजन होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के संयोजन होते हैं, यानी 2 टाइप्स के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे पहला श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि एक तार का या एक प्रतिरोध का प्रथम सिरा जो है मुक्त रहता है, बैटरी से जुड़ा होता है, ऐसा आप कह सकते हो। तो जो पहले नंबर का प्रतिरोध R1 होता है उसका द्वितीय जो सिरा होता है, दूसरा जो सिर होता है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिर से जुड़ा होता है या पहले सिरे से जुड़ा होता है। और जो दूसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध R तुल्य होता है वह कितना होता है? तो वह R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पर होगा। तो ये हमको समझ में आना जरूरी है। तो आप स्क्रीनशॉट एक बार पूरे बोर्ड का ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन की? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात करेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने कोर्स परचेज किया है, डेली क्लास लो, क्लास लेने के बाद जो है उस चीज़ को पढ़ो, 2 से 3 घंटा डेली तैयारी करो, क्योंकि हमारा काम आपको सिलेबस कराना, हम करा के निकल जाएंगे, लेकिन आपका काम आपको सिलेक्शन लेना है। आपका सिलेक्शन ओनली आप ले सकते हो, हम नहीं दिला सकते। क्यों? हमारा काम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना। हम आपको कंटेंट दे देंगे, हमारी तरफ से तो इतना कंटेंट दे देंगे आपको कि आप IAS RS वाली एग्ज़ाम भी कर लोगे। क्यों? हम तो ऐसी ऐसी किताबें उठा के ले आएंगे, उनमें से पढ़ा देंगे, बहुत डीपली पढ़ा देंगे। तो हमारा काम है कंटेंट देना। हम आपको इतना कंटेंट दे देंगे कि आपके लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम का काम हो जाएगा। बट आपको क्या करना है? तैयारी करनी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा, हम थोड़ी ना पढ़ेंगे। हमारा काम है जो हम पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए करेंगे, बट तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेहनत करो और जो है दिलो जान से आप इस लैब असिस्टेंट के लिए जुट जाइए। चलिए अब देखिए यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन दूसरे नंबर का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है? समांतर क्रम संयोजन में होता है जैसे हमारे पास ये पहला R1
प्रतिरोध रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस R2 और ये तीसरा रेसिस्टेंस R3 है। ओके, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का जो पहला सिरा है वो एक जगह पे, और पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का जो दूसरा सिरा है वो भी एक ही जगह पे क्या होगा, जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर मैं तुल्य प्रतिरोध की बात करूं, यानी R तुल्य की बात करूं, तो इसका R तुल्य कितना होगा? इसका जो R तुल्य होगा वह 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। सर ये R1, R2, R3 और भी तो हो सकते हैं, Rn तक भी हो सकते हैं, तो आप एक काम करना, डॉट 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 करके प्लस 1/Rn कर लेना। और सेम पिछले वाले में सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन में भी कर लेना। मैं बता देता हूँ, मैंने लिखवाया था उसमें R तुल्य श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसके आगे n तक हुआ तो R प्लस Rn कर लेना, ठीक है। तो ये भी वहाँ पे कर लेना सही, ठीक है, आगे। और ये एक हो गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से चीज़ों को देख लीजिए। अब जो है, अब आगे चलते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आगे मैं चर्चा करना चाहूँगा किरचॉफ लॉ के बारे में, या फिर किरचॉफ के नियम सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। किरचॉफ के सिद्धांत, किरचॉफ का सिद्धांत, किरचॉफ लॉ। ये किरचॉफ लॉ क्या कहता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करना। क्या किरचॉफ लॉ क्या कहता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करना। चलिए, जो किरचॉफ लॉ है इसने दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है धारा, धारा का नियम, और जो दूसरा नियम है वह यहाँ पे है विभव का नियम, विभव का नियम। पहला है रूल ऑफ करंट और सेकंड है रूल ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे पहले नंबर वाले की बात करेंगे, धारा का नियम। तो इसको समझने पहले इसको समझ लीजिए, लिखने से पहले। जो धारा का नियम है, रूल ऑफ करंट है, ये क्या है? तो रूल ऑफ करंट क्या कहता है? रूल ऑफ करंट कहता है कि किसी संधि पर आने वाली विद्युत धारा की मात्रा कितनी होती है? शून्य होती है। यानी धारा का नियम, रूल ऑफ धारा का नियम, रूल ऑफ करंट क्या कहता है? रूल ऑफ करंट। तो रूल ऑफ करंट कहता है कि जो हमारे पास किसी संधि पर जो धारा का मान होता है वो हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। क्या किसी संधि पर धारा का मान, पहले लिख लीजिए फिर समझाऊंगा। किसी संधि पर धारा का मान शून्य होता है। यानी संधि से क्या तात्पर्य? संधि से ये तात्पर्य है कि हमारे पास ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कि जहां पे तीन तार आपस में जुड़े हो वह क्या कहलाएगा? जहां कम से कम तीन, दो नहीं, कम से कम तीन, यह संधि क्षेत्र कहलाएगा। और इस संधि में आप देखोगे कि ये जो संधि है, इस संधि पर धारा का मान कितना होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितनी धारा यहां पर आएगी उतनी धारा यहां पर से चली जाएगी। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि किसी संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का जो कुल योग होता है वह कितना होता है? शून्य होता है। तो लिख लीजिए कि किसी संधि पर
किसी संधि पर आने वाली धारा क्या आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का कुल योग कितना होता है? कुल योग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूँगा तो वो भी करूँगा आगे, बट आप यहाँ पे पहले देखना कि हमारे पास ये आ रही है I1, ये आ रही है I2 और ये जा रही है I3। ठीक है, तो ये I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस ये I3 जा रही है। आने वाली I1 I2 जाने वाली आने वाली जुड़ जाएगी, फिर जाने वाली जुड़ जाएगी, और आने वाली जाने वाली एक दूसरे से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये तो कॉमन सेंस है कि भाई सर यहाँ पे जितनी धारा आएगी उतनी तो जाएगी ही जाएगी, तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे 0 होने वाला है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। एक लाइन यहाँ पे ये लिखना कि आने वाली धारा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल लेऊंगा, जल्दी मत करो। कुछ लोग सोचते होंगे कि सर एग्जाम्पल लिखा के आप क्या लिखा रहे हो? भाई पहले ये लाइन लिखो, फिर आगे चीज़ें एग्जाम्पल लेऊंगा ना, उसमें चीज़ें क्लियर होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आने वाली धारा जाने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होते हैं। कैसे? जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते कि हमारे पास 3 एम्पेयर और 15 एम्पेयर धारा आ रही है, और यहाँ से जो धारा जा रही है वह 2 एम्पेयर, और यहाँ पे धारा जा रही है x एम्पेयर। ओके ओके, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली धारा के। ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा है, आपसे यहाँ पे कहा गया x एम्पेयर धारा यहाँ पे जा रही है। बताइए कितनी धारा इस तार से जा रही है? सिंपल। कैसे? आने वाली धारा 3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x। ओके, टोटली कर लो तो 18 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x, और जब आप इसको -2 इधर लाओगे तो x बराबर -16 एम्पेयर धारा क्या होगी? x का मान होगा। और जाने वाली 2 एम्पेयर और 16 एम्पेयर 18 एम्पेयर आ रही थी, 18 एम्पेयर जा रही है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये लाइन काम आती है। क्या सर इस लाइन से ये जो आपने पहले बताया उससे सॉल्व नहीं होता? बिल्कुल हो जाता। कैसे? देखना, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर इसको मिटा के फिर समझाता हूं। 1 मिनट। तो इस चीज को क्या सर इससे सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। इससे क्यों नहीं कर सकते? किसने कहा इससे सॉल्व नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इससे सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने कहा आने वाली धारा दाने वाली धारा दोनों का जो टोटल आता है यहाँ पे कितना आता है? 0 आता है। तो कर लेते हैं कि जो हमारी आने वाली धारा है वो कितनी है? आने वाली धारा कितनी है? आने वाली धारा हमारे पास 3 प्लस 15 है। ओके, और जाने वाली धारा उसको भी योग करना है हमको, प्लस ब्रैकेट में लेंगे। जाने वाली धारा चूंकि आ रही है तो प्लस में, जा रही है तो माइनस में, तो जा कितनी रही है? 2 यानी माइनस का 2, और कितनी जा रही है? x यानी माइनस का x। ओके, सॉल्व कर लो, बराबर 0 होगा।
अब ये जाने वाली धारा का योग और आने वाली धारा का योग 0 होगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 माइनस 2 और ये माइनस एक्स बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 16 एम्पीयर। तो सॉल्व हो सकता है किसी भी तरीके से, बस मेरा जो यहाँ पे गोल है वो गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य यहाँ पे ये है कि आपको दोनों तीनों तरीके से समझाऊं, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे आप उसको सॉल्व कर सको। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो दूसरा नियम है रूल ऑफ पोटेंशियल, उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, चलिए रूल ऑफ पोटेंशियल की चर्चा करते हैं यहाँ पे। रूल ऑफ पोटेंशियल नंबर 2, विभव का नियम। विभव का नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में कुल विभव का मान, किसी बंद परिपथ में किसी अवयव कह सकते हो या किसी खंड पे जो हमारा कुल विभव का मान होता है वह कितना होता है, 0 होता है। तो विभव का नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में कुल विभव, किसी बंद परिपथ में कुल विभव, या आप ऐसा कह सकते हो कि किसी बंद परिपथ में कुल विभव का मान किसी खंड या अवयव पर शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, कितना होगा, 0 होगा। चलिए उसके बाद ये जो नियम है ये है नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, या ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, आप ऐसा कह सकते हो कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ओके, देख लीजिए ये 2 पॉइंट अभी मैंने आपको नोट करवाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने देखा आज विद्युत धारा का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, जिसके अंतर्गत किरचॉफ लॉ भी मैंने आपको पढ़ाया, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे कैसे ये काम आता है। वैसे मैंने पहला धारा का नियम वाला समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर विभव का नियम वाला नहीं समझाया है। तो धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाता चला जाऊँगा, समझाता चला जाऊँगा, और जल्द ही इस चैप्टर को भी कंप्लीट करके आगे के और चैप्टरों पे पलायन करेंगे। तो धीरे धीरे मैं सिलेबस कंप्लीट कराते जा रहा हूँ, आप लोग करते जाइए, पढ़ते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते रहना और नोट्स बनाते रहना। नोट्स में भी आपको यही सीख मिलेगा, और मेरी कोशिश ये रहती है कि क्लास में ज़्यादा नॉलेज मैं देता हूँ, तो क्लास को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स अपलोड किए जाएंगे लेकिन बाद में उनको देख लिया करो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।